बेटे अच्छा इसमें तो लगता ही है, लेकिन जो चीज अच्छी लगती है वो सब नहीं कर सकते। बहुमत हमने कल दो देखे थे, इसमें से आपने देखा था दो आपका, एक तो था आपका कौन सा, सिंपल मेजोरिटी, कुछ ज्यादा नहीं आगे हो गया है। एक सिंपल मेजोरिटी था यानी कि साधारण बहुमत था, और दूसरा आपका था एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत। अब इसके बाद आज हमारा जो बात कर लेते हैं, फटाफट बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत ये तीसरा टाइप होगा आपका। भैया जी बताइए प्रभावी बहुमत क्या होता है? ये तीसरा हमारा टाइप है। पहला आपका 1 था, 2 आपका ये हो गया, ये हो गया प्रभावी बहुमत। सदन में रिक्त सीटों के अलावा, अरे वाह, इंग्लिश में कहते हैं इसको इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी, हाँ जी अब बताइए। सदन में जो रिक्त हो जाती है जी जी को हटाने के बाद जी जो भी सीटें बची हैं उसका 50% आधा प्लस बिल्कुल सही कहा। लेकिन उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग का है कि एब्सोल्यूट वाला है? पूर्ण वाले बहुमत का जो था सदन के कुल सदस्यों का है कि उपस्थित वालों का है? पूर्ण वाला का। अच्छा बिल्कुल सही है। जरा मतलब समझ लेते हैं क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमने कहा सर 545 मेंबर है टोटल हाउस में, लोकसभा में, मान लेते हैं सर, मान के लेते हैं, इतना तो है ही है। इनमें से आपको निकालना क्या है? पूर्ण बहुमत की तरह है ये, पूर्ण बहुमत की तरह। ये पूर्ण बहुमत में क्या होता था? सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1 वोट, ठीक है, टोटल मेंबर ऑफ हाउस का। यहां पर भी वही होगा, 50% प्लस 1 तो होगा, लेकिन ये तब कैलकुलेट किया जाएगा अगर कोई वैकेंसी है तो उसको हटा दो। यानी कि कहने का बेसिक मतलब यह है कि जैसे हमने कहा इतने मेंबर हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि 2 मेंबर की डेथ हो गई हो या किसी ने इस्तीफा दे दिया और रिजाइन कर दिया हो, तो उनके पद अगर खाली हो और उस दौरान हमको इस मोहब्बत का प्रयोग करना है, तो क्या हम 545 से वोटिंग करेंगे? तो उस कंडीशन में सदन में जो भी आपकी वैकेंसी होगी यानी कि रिक्त स्थान होगा, उसको अगर हम कुल माइनस कर देंगे टोटल से, तो उसका जो 50% प्लस 1 आएगा वो कहलाएगा आपका प्रभावी बहुमत। लिख लीजिए एक लाइन में क्या कह रहा है। सदन के, हिंदी बोल लिख देता हूं मैं, सदन के कुल सदस्यों का, नहीं लिखेगा, अरे सदन के कुल सदस्यों का 50% प्लस 1, ये तब जब माइनस कर देंगे सदस्यों में किसको? रिक्त स्थान को, यानी कि रिक्त जो आपकी संख्या होंगी, वैकेंट जो वैकेंसी होंगी जो, लिखिएगा 50% 1 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। और वैकेंसी किस प्रकार हो सकती है? एक तो वैकेंसी आपकी क्रिएट हो सकती है किसके आधार पर? वो हो सकती है आपकी, हो सकता है उसने रिजाइन कर दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है उसने रिजाइन ना किया हो सकता है उसकी सीधा डेथ ही हो गई हो, यानी कि मृत्यु हो गई हो, ये भी कारण हो सकता है आपकी वैकेंसी का। हो सकता है करप्शन के चार्ज में लिप्त रहा हो या क्रिमिनल केस में उसको प्रूफ कर दिया गया हो तो उसको हटा ही दिया गया हो हाउस से, यानी कि उसको हटाया जा सकता है, तो रिमूव किया गया हो। रिमूव करना और रिजाइन करना दोनों अलग है, इसको बेइज्जती लात मार के बाहर कर दिया। सिंपल थिंग इज दैट कि इस्तीफा दिया उसने और आपका डेथ, ये 3 कंडीशन पॉसिबिलिटीज हैं कि कहाँ पे वैकेंसी हो सकती है। और मान लिया कि 5 लोग ऐसे इस तरह से बाहर चले गए, अब 540 प्रेजेंट टाइम में उस समय है, लेकिन वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के नियर है, 542 कुल है था, तो दैट इज कंडीशन ऑफ, उसका हम लेंगे 50% प्लस, वो कहलाती है आपकी प्रभावी बहुमत। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लेना, लोकसभा स्पीकर को अगर उसके पद से हटाना होगा तो उस जगह पर इफेक्टिव मेजोरिटी यूज की जाती है, ना कि साधारण बहुमत। लिख लेना एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो भी अध्यक्ष होगा सदन का उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फॉर द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए, अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका इसका। क्लियर? ये तो हमारा था प्रभावी बहुमत। सिंपल है बहुत, कोई ऐसा कुछ टफ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में हमारा क्या है, एक आपका विशेष बहुमत, इसको भी देख लेते हैं और फिर नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नया टॉपिक हमारा कौन सा है? बिल्स, जिसके बारे में बात करेंगे, विधेयकों के बारे में।
कल की बेसिक क्लास में इतना तो आइडिया चली गया होगा कि हम लोगों ने कैसे क्या स्टार्ट किया है पॉलिटी को एक नए तरीके से। ऐसा नहीं शुरू करने का तो हम स्टार्ट कर देते कोई एक टॉपिक लेकर के, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले आपको संविधान में बहुत ही मददगार होने वाली हैं। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए चलना है। ये हो गया, लिख लिया सबने। आते हैं अगला, डाल लीजिए। आखिरी जो विधेयक है आपका बहुमत है वो है विशेष बहुमत। आपका इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, और क्योंकि विशेष बहुमत के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको आप जरा से लिख लीजिएगा, स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत। सर विशेष बहुमत का बेसिक मतलब क्या होता है? सदन में जितने भी मेंबर हैं उनका 2/3। विशेष में हमेशा जब भी आए विशेष बहुमत याद रखना, कुल सदस्यों का 2/3, 2/3 पार्ट कुल सदस्यों का। लेकिन ये कुल सदस्य कैसे होंगे, इसके लिए दो तरीके से इसको क्लासिफाइड कर देते हैं। जो टोटल मेंबर होंगे उन टोटल मेंबर्स का 2/3, इसलिए इसको दो तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। जरा समझ लीजिए इसको दो तरीके से क्लासिफाइड कैसे करते हैं। पहली कंडीशन, आपका एक बहुमत, आपका विशेष बहुमत प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। जब भी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा उसके पद से, यानी कि महाभियोग जिसे कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, राष्ट्रपति को इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं। उसको हटाने के लिए आपको विशेष बहुमत का प्रयोग करना होगा। अगर वो हटाएंगे किस आधार पर? केवल और केवल एक ही कारण होगा, संविधान का उल्लंघन करने पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको लगता है कि संविधान का वायलेशन किया उसने, तो आप राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग करेंगे विशेष बहुमत का। और उस विशेष बहुमत में आपका होगा क्या? पहली कंडीशन कि सदन के कुल सदस्यों का दो तरीके हो सकते हैं। सदन के कुल सदस्यों का क्या सर? 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। एक तो ये लैंग्वेज हो सकती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ अ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, एक ही लैंग्वेज हो गई, इसका बेसिक मतलब है। दूसरा एक ये भी तो हो सकता है, सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3 बहुमत, ये भी तो लैंग्वेज हो सकती है। यानी कि एक कंडीशन हो सकती है, जितने टोटल हाउस ऑफ द मेंबर होते हैं उसका 2/3, यानी कि 545 का 2/3 निकालेंगे आप, इसका 2/3। और ये भी तो हो सकता है कि हाउस में जिस दिन वोटिंग हो रही हो उस दिन आपके 500 या 400 लोग आए हों, 400 का अगर आप निकालोगे 2/3 तो वो अलग आएगा। तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है सदन में उपस्थित, यानी कि द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वोटिंग, जो लोग मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसका 2/3। और ये जब भी वोटिंग होगी 2/3 ये सदन के कुल सदस्यों का। इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, और ये बहुत बड़ा नंबर होगा जो कि इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन जिसकी रूलिंग पार्टी हो उसके मेंबर कम आए हों और अपोजिशन वाले पार्टी के मेंबर बहुत ज़्यादा आ गए हों और उन्होंने इस वाली वोटिंग का प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटा दिया। तो राष्ट्रपति क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है जो देश का प्रमुख व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है, उसके लिए रखा गया है कि कुल सदस्यों का 2/3, और आधार केवल एक ही होता है। लेकिन इसका भी प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, कोई आसान नंबर नहीं है। 2/3 मेजोरिटी इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के CGI जो होता है, कह सकते हैं आप CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसको हटाने के लिए भी विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये बहुमत ये होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ एक चीज़ और ध्यान कंडीशन होती है कि ये जो नंबर आना चाहिए, नंबर विशेष बहुमत तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हो सकता है उस दिन सदन में केवल 200 लोग आए होंगे और 200 का 2/3 कितना होगा? 200 का 2/3 कितना होगा? 130 के आसपास लगभग। वो तो बड़ी आसानी से निकल आएगा अगर किसी पार्टी का होगा। तो यहाँ कंडीशन कहा गया कि विशेष बहुमत तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में वो जो नंबर निकल के आए वो पूर्ण बहुमत से ज़्यादा हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला ध्यान आ रहा है, 50% ऑफ टोटल मेंबर का, यानी कि 272, उस नंबर से बड़ा भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन लगी इसमें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सोचो कि प्रेजेंट और वोटिंग है तो उपस्थित वाले में जब कुछ कोई ना आया हो तो उस समय विशेष बहुमत करा लो, तो जो निकल के नंबर आएगा। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी का भी कंडीशन लगा हुआ है,
एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाला, पूर्ण बहुमत वाली भी कंडीशन लगी होगी कि उस नंबर को फुलफिल भी करना होगा। ये हमारे 4 प्रकार के विशेष बहुमत होते थे, जिनमें से आपके 2 अभी देखे, विशेष बहुमत और आपका प्रभावी बहुमत। इससे पहले आपने देखा था कौन सा, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत। ठीक है, नोट करो जल्दी से जिसको नोट करना है, और आगे प्रक्रिया बात करते हैं। हम जरा जलेबी खा लेते हैं। जी जी जी, राष्ट्रपति के वहां पर महाभियोग लगेगा, उपराष्ट्रपति में महाभियोग कभी नहीं लगता है, उसे इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएंगे क्योंकि हाउस का वो है। यस जी, अब बताइए। न्यायाधीश पे महाभियोग नहीं लगता कभी भी। सीजीआई पे महाभियोग शब्द संविधान में इम्पीचमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपका राष्ट्रपति के लिए किया जाता है और कहीं नहीं किया जाता है। सीजीआई का किया जाता है उल्लंघन के आधार पर, और आपका ये चुनाव आयोग सब जगह वही विशेष बहुमत, वहां भी विशेष बहुमत है। तब चुनाव आयोग के हेड को निकालना सीजीआई हो गया, विशेष बहुमत है। और क्या नाम है, कल 4-5 लोग हैं, विशेष बहुमत बहुत जगह यूज करेंगे, ऐसा थोड़ा ना। बहुत सारे लोगों को जो भी संवैधानिक बॉडी है जिनको एक बार नियुक्त कर दिया गया और उसको हटाया नहीं जा सकता, वहाँ सब जगह विशेष बहुमत यूज किया जाता है। साधारण सी ये कॉन्सेप्ट है। जलेबी मीठी है कुछ। उस समय यही वाला करेंगे, उसमें सब लोग वही वाला करेंगे, 25 सदस्य वाला। जी, आगे बात करें। जलेबी मन कर रहा है क्या खाने बिटिया, खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए मुद्दे पे आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिल के बारे में। बिल कितने प्रकार के हैं? 4, जैसे यहाँ पे थे उसी प्रकार है। बिल मतलब होता है विधेयक। ये आपका टॉपिक थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद आपका फिर हम लोग शुरू कर देंगे किसी एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक को, जो भी आप कहेंगे, क्योंकि आप ही का राज है, आप ही के अनुसार सब चल रहा है। विधेयक की बात करते हैं सर। विधेयक होता क्या है? पहली चीज, कोई भी कानून बनता, लॉ कहते हैं ना, लॉ बना हुआ है सर। तो जब पार्लियामेंट में, संसद केंद्र की बात कर रहे हैं, जैसे आपका राज्य में भी होता है विधानमंडल में, तो जब संसद के अंदर कोई प्रस्ताव लेके आया जाता है, प्रपोजल लेके आएंगे कि सर हम इसको लॉ बनाना चाहते हैं, तो जो प्रपोजल हाउस के अंदर प्रस्तुत किया जाता है उसी को कहते हैं विधेयक। सिंपल सी भाषा में, जो प्रपोजल आपका हाउस में प्रेजेंट किया जाता है उसे कहा जाता है आपका विधेयक। सिंपल सी भाषा में, सदन के अंदर जो प्रस्ताव रखा जाता है वो विधेयक के रूप में कार्य करता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो गया दोनों हाउस से, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, साइन करेंगे, और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा तो भैया वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। यानी कि किसी विधेयक की कानून तक की जर्नी जो होती है, कानून बनने तक की, उसमें आपको बीच से गुजरना पड़ता है, और बीच से गुजरने के लिए आपको पहले कहाँ जाना पड़ेगा? लोकसभा जाना पड़ेगा, फिर राज्यसभा जाना पड़ेगा, अगर राज्यसभा से आया है तो लोकसभा जाना पड़ेगा। पहले सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, और जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव, उसी प्रस्ताव को कहा जाता है आपका क्या? विधेयक। यानी कि जो प्रस्ताव होगा सदन में रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड विधेयक। सिंपल सी भाषा में, अगर दोनों हाउस से क्या हो गया है सर, ये पास हो गया है, तो पास होने के बाद ये कहाँ जाएगा? बड़े पापा के पास, यानी कि हमारे क्या? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के पास अगर पहुंच गया और प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया अगर, तो वो क्या बन जाएगा? साइन कर दिया अगर उन्होंने, तो भैया वो जो आपका विधेयक था, बिल था, वो बन जाएगा लॉ, दैट इज कॉल्ड कानून। ये हमारी पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जब सदन में प्रस्तुत करोगे तो किस टाइप के विधेयक तुम लेके आ सकते हो, कौन कौन टाइप के विधेयक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में बताए गए हैं। तो भैया इसके बारे में 4 प्रकार की विधेयकों की चर्चा की जाती है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं जरा देख लेते हैं। पहले आपका पहला एक विधेयक होता है जिसको कहा जाता है साधारण विधेयक, इसे इंग्लिश में कहते हैं, और सिंपल आपका बिल या ऑर्डिनेंस बिल। लिखते जाइएगा भैया, साधारण विधेयक, हिंदी में लिख देता हूं मैं, साधारण विधेयक। सिंपल बिल भी बोल सकते हैं, साधारण विधेयक। एक तो ये होगा, एक होता है सर आपका दूसरा कौन सा? मनी बिल, बहुत नाम सुना होगा, मनी बिल। इसको बोलते हैं आपका धन विधेयक, धन विधेयक। एक होता है सर आपका फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। सर एक और विधेयक होता है, उसको बोलते हैं आपका संविधान संशोधन बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि आपका कहलाएगा वो संविधान
संशोधन विद। ये 4 प्रकार के व्हील होंगे। इन्हीं 4 प्रकार के व्हील में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी प्रस्ताव आएगा इन्हीं में से आएगा। अब साधारण बिल में आपको बता देते हैं किस प्रकार के बिल आते हैं। वो सारे बिल साधारण विधेयक कहलाएंगे जो इन तीनों के अलावा होंगे बचे हुए। संविधान में कोई अमेंडमेंट करना, संशोधन करना, कुछ परिवर्तन करना, दैट इज कॉल्ड संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का बेसिक मतलब है संविधान में कुछ चेंज करो। फाइनेंस बिल मतलब मनी से रिलेटेड, ये भी एक बिल होता है आपका। मनी बिल आपका, अगर इन तीनों के अलावा कोई और विधेयक होगा किसी प्रकार का, वो सब साधारण विधेयक कहलाता है। तो भैया पढ़े कैसे? पढ़ने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा सबने। चार्ट बना करके आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। चार्ट में करेंगे क्या हम लोग, वो चार्ट नहीं बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे करिएगा, ऐसे पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसे मतलब ऐसे कर लीजिएगा आप। इससे क्या होगा ना, अंदर आत्मा की शांति मिलती है। सफ़ेद से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लाइन में तो दूसरे से बना लें पहले, टोपा ये सब सफ़ेद ही कर लें। मेरे पास लाइन बनाने के लिए है, लाइन बहुत अच्छी बनाता हूँ मैं। ये देखिए, आज ये मैं इसको कर देता हूँ, कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, चलिए। और एक ये ऐसे चला गया सर, क्या बात है। अरे वो बहुत अनुभव है, जितना तुमको अनुभव नहीं उतना हमारे पास है। ले नहीं पाओगे इतना अनुभव हुआ तुम, दिक्कत जाएगी तुमको लेने में। रेखा का बहुत अनुभव है मुझे। टेढ़ी हो गई, चलेगा क्या, दौड़ेगा। उसका नेचर सीधा है, प्रकृति उसकी सीधी है। सर इसमें देखना भी क्या करने वाले हैं। लाइन है तो कुछ करेंगे ही। ठीक है सर, कौन सी टेढ़ी है ये? हो गया सीधा, ले लो। ठीक है, अब जरा समझिएगा बात मुद्दे की। इसी में पूरा हम बिल समझ लेंगे, पूरा का पूरा बिल इसी में समझेंगे। अब यहां डाल लीजिएगा साधारण विधेयक। ठीक है, यहां साधारण लिखिएगा, यहां लिख लीजिएगा धन विधेयक। दिख रहा है सर उसमें, दिख रहा है उसमें। यहां हम कर लेंगे आपका वित्त विधेयक, यानी कि फाइनेंस बिल। वित्त मतलब फाइनेंस, इंग्लिश वाला भी लिखते जा रहे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। फाइनेंस हो गया, ये हो जाएगा मनी बिल, और ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, फाइनेंस हो गया। और लास्ट आपका लिख लीजिएगा चलो अच्छा ठीक है, संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल। सर कौन सा है? अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए तरीके। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसी में आप पढ़ लेते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को। इधर वाला छोड़ दिया है हमने, इसमें कुछ लिखते जाएंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे ऐसे बिल होंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस बिल को किस पे प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ठीक है, अगर हम पहली कंडीशन से बात करेंगे, साधारण बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? हुआ सब मामला डिस्टर्ब कर दिया तुमने। चलिए आइए, तो भैया मुद्दा क्या है? बढ़िया, ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना? ऐसे बना लेना है और इसको समझते चल। बना रहे बैठे, टाइम नहीं मिलेगा, बना लिया फटाफट करते चलिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगा सब। फिर बाद में तुमको समझ नहीं आएगा नोट कैसे करें।
समझिएगा जरा बात को। देखिए बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जिनको प्रस्तुत ही हाउस में तब किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उसको सहमति दे देगी। जब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तब तक उनको प्रस्तुत नहीं किया सकता है। तो पहली कंडीशन अगर हम आपसे ये कहें कि बताइए, हम पढ़ेंगे पहले साधारण बिल को, ठीक है, साधारण बिल को समझने वाले हैं। साधारण बिल को जब समझेंगे तो सबसे पहला हम आपसे ये पूछते हैं, आप ये बताइए कि इधर आपका जो भी कंडीशन आएगी, टर्म्स आएंगे, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करते जाएंगे। जो भी टर्म आएगा, पहला राष्ट्रपति की सहमति, हम यहाँ पे लिख लिया। अगर जैसे हमने एक हेडिंग डाल दी, हेडिंग ऐसे डाल लीजिएगा। अगर मैं आपको यहाँ हेडिंग डाल के दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर ये राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये टाइटल है। और इसके आधार पर आपके कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे एक इसी डायग्राम से। राष्ट्रपति की सहमति, ठीक, कोई बात नहीं। इसके बाद वो किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? सदन में प्रस्तुत, सदन में प्रस्तुत। अधिकार यानी कि किसको ज्यादा पावर है? पावर ज्यादा किसको है? लोकसभा को कि राज्यसभा को, किसी चीज को लेकर के, वो भी देखेंगे। फिर क्या ज्वाइंट सेशन वहां पे होता है? ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन का बेसिक मतलब है आपका संयुक्त अधिवेशन। क्या उस विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो आपका ज्वाइंट सेशन, ये ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन को बोलते हैं आपका संयुक्त अधिवेशन। और फाइनल एक पॉइंट और याद रख लिया, क्या राष्ट्रपति उस मामले में वीटो पावर प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। तो वीटो प्रेजेंट इन हाउस, वीटो पावर, इन आधार पर जरा हम क्वेश्चन को समझते हैं और मजा लेते हैं। भैया जी एक गाना ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हाँ जी, अब आइए जरा मुद्दे पे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, आशा बहु नहीं, आशा। साधारण बहुमत के मामले में जरा देखिए सर, सबसे पहले राष्ट्रपति जब साधारण बहुमत होगा, किसी बिल का साधारण बहुमत लेके आ रहे हैं, तो क्या उसको प्रस्तुत करने के लिए, अगर हम साधारण बहुमत को प्रस्तुत कर रहे हैं तो प्रस्तुत करने से पहले क्या राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा? तो पहले हम साधारण बहुमत पहुंचेंगे और ये तरीका समझ में आ जाएगा आपको बहुत आसानी से। तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी नहीं है साधारण बहुमत के मामले में, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्रॉस लगाएंगे इसका मतलब नहीं है, टिक लगाएंगे इसका मतलब सही है, ये सभी समझिएगा। इससे आपको पूरा का पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन ये हम लगा रहे हैं तो पहले समझ लीजिएगा लैंग्वेज, नहीं क्रॉस लगा लेंगे लेकिन बाद में समझ नहीं आएगा आपको क्या क्या मतलब था। क्रॉस का मतलब है कि उस चीज की आवश्यकता नहीं होगी, क्लियर, सहमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा विधेयक बताइए जो साधारण विधेयक है लेकिन बिना राष्ट्रपति की सहमति से वो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। किस आर्टिकल में दिया गया है? वो एक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति, साधारण विधेयक भी है वो, लेकिन वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वही महत्वपूर्ण है। और वो अनुच्छेद 3 के मामले में दिए गए जितने भी विषय होंगे उनमें साधारण बहुमत ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। और आर्टिकल 3 यानी कि अगर देश में कोई नया राज्य बनाना है, स्टेट बनाना है, तो आपको मैंने बताया था, इससे पहले आया था टॉपिक, जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, केंद्र सरकार ही बना सकती है, और पार्लियामेंट बनाएगी तो राष्ट्र बिल प्रस्तुत करना होगा, और वो बिल भी साधारण बहुमत ही होता है। लेकिन उसके प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति का प्रस्ताव जरूरी है, रिकमेंडेशन राष्ट्रपति की चाहिए, सहमति चाहिए राष्ट्रपति की, असेंट चाहिए राष्ट्रपति का। यानी कि आर्टिकल 3 यहाँ पर लिख लीजिएगा आपका, ये क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद, एक्सेप्शन है। कौन सा? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के मामले में राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, बाकी सब में नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि सर साधारण बहुमत हम लेके आ रहे, साधारण विधेयक लेके आए हैं सर। साधारण मतलब कोई भी कानून सिंपल सा बनाना चाहते हैं, जैसे कृषि कानून है, क्या था? एक साधारण विधेयक से पास किया गया है। तो मान लेते मोदी जी कृषि कानून लेके आए होंगे हाउस में, पहली बार जब लेके आए होंगे, या उनकी सरकार लेके आई होगी, तो लोकसभा में लेके आओगे कि राज्यसभा में लेके आओगे? यही कहा गया, सदन में प्रस्तुत किस में करोगे? क्या कोई राइट है पर्टिकुलर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा हो
या राज्यसभा हो, और मतलब राज्यसभा, दोनों में किसी में भी आ सकता है। ठीक, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कहीं भी ले आओ, और का मतलब अथवा, या तो लोकसभा में ले आओ या तो राज्यसभा में ले आओ। चलिए ठीक, आ गया, माना कि लोकसभा में आ गया, ठीक है, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा में क्या इसे जरूरी है कि पास करना ही होगा कि उसके पास पावर है कि वो रोक सकता है? या कोई विधेयक राज्यसभा से आया था, वहां से पास होकर लोकसभा आ गया है, सिंपल मेजोरिटी का बिल है, तो क्या लोकसभा के पास पावर है उसको रोकने की? तो साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा हमारी जो है वो बराबर होती है राज्यसभा के। जितनी पावर लोकसभा को होगी साधारण विधेयक के मामले में, उतनी ही पावर राज्यसभा के पास भी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल होगी या लोकसभा ज्यादा होगी। अगर राज्यसभा को लगता है कि बिल नहीं पास होना चाहिए तो रोक सकता है वो। सेम कंडीशन अगर साधारण विधेयक राज्यसभा से आया होगा और लोकसभा में नहीं लगता है तो रोक सकता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है सर? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। होता क्या है संयुक्त अधिवेशन कब आता है? जैसे हमने कहा कोई बिल बनाना है, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में अगर वो बिल बहुत महत्वपूर्ण है तो एक संविधान में प्रक्रिया दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। दोनों सदन की एक साथ बैठक बुला ली जाएगी। अनुच्छेद 108 इसी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 108। तो संयुक्त अधिवेशन आएगा, दोनों की वोटिंग होगी। तो क्या साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए कहना है चार्ट समझोगे सब समझ में आएगा। तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था साधारण विधेयक के मामले में दी गई है, बुलाई जा सकती है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन यहां पर बुलाया जा सकता है। टिक मार देना। चलिए, बिल पास हो गया है, बिल पास हो गया है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, किसी बिल को, साधारण विधेयक था वो। अब वो पहुंचे किसके पास? गार्जियन ऑफ द नेशन, पिताजी के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति क्या उसे वापस कर सकता है क्या? फिर से ये मना कर सकता है कि हम कानून नहीं बनने देंगे? क्या उसके पास कोई राइट है ऐसा? यस, राष्ट्रपति के पास इस सिचुएशन में वीटो पावर प्रयोग करने का। ये वीटो पावर किसके पास होती है? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के पास होती है। इनको ना पता हो, बाकी वीटो पावर आप पढ़ेंगे बाद में। वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है और साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। टिक मार दीजिएगा। साधारण बिल क्लियर हो गया। इस आधार पे आपको चलते हुए चलना है इसको। अगर आप ऐसे पॉइंट से तैयार कर लेते हो तो फिर आपको क्लियर है। अब मामला फिर से एक बार देख लीजिए साधारण विधेयक में, क्योंकि अगर यही पैटर्न समझ में आ गया तो पूरा यही चलेगा पीछे। एक समझो पूरा समझ में आ जाएगा, बार बार यही चलेगा, बस केवल थोड़ा थोड़ा बदलेगा। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है सदन में प्रस्तुत करने के लिए, मुद्दा यह है। लेकिन केवल आर्टिकल 3 के मामले में जब नए राज्यों का गठन किया जाएगा उसमें प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नए राज्यों के गठन के लिए साधारण बहुमत का ही प्रयोग करते हैं हम। दूसरा कह रहा है कि क्या सदन में प्रस्तुत करेंगे तो पावरफुल कौन होगा, किस सदन में प्रस्तुत करना होगा? लोकसभा में भी आप कर सकते हैं, आप राज्यसभा में भी कर सकते हैं, दोनों हाउस में कर सकते हैं। पावरफुल कौन सा हाउस है? लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत के मामले में दोनों बराबर होते हैं। क्या ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था है? बिल्कुल है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति वीटो पावर प्रयोग कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग इस मामले में। आते हैं धन विधेयक की ओर। आपका बगल में धन विधेयक के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो बगल में लिख लेना, क्योंकि आप सब ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, आता भी है, लेकिन जब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो ऊपर लिख लेना आर्टिकल 110, आर्टिकल 110, जिससे आपको यहां भी मामला पड़ जाएगा। अब आइए जरा मुद्दे पे। धन विधेयक के मामले में क्या राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है? तो जब भी धन विधेयक, मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा उसके लिए राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की सहमति लेनी जरूरी होती है। यानी कि इस मामले में धन विधेयक में सहमति की जरूरत होती है। रिकमेंडेशन चाहिए, एसेंट चाहिए, यानी कि उसकी सहमति चाहिए। और वो बात अलग है कि सरकार जब कहती है तो सहमति उसे देना भी पड़ता है, ये भी कंडीशन है। सहमति लेकिन चाहिए, वो सहमति देगा, उसके बाद प्रस्तुत होगा धन विधेयक आपका सदन में। तो किस सदन में प्रस्तुत होता है धन विधेयक भैया? केवल और केवल यह लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है विधेयक। तो याद रखिएगा, सदन में प्रस्तुत को लेकर के यहाँ पर लोकसभा आप जो है वो काफी पावरफुल है, काफी क्या, मोस्ट पावरफुल है। लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, मामला लिख लीजिएगा, और राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता इस विधेयक को, क्योंकि धन विधेयक आपका बहुत ही विशेष मुद्दा है पैसे को लेकर के। और जो पैसा होता है सेंसिटिव होता है, वो कुछ खास लोगों के हाथों में दिया जाता है घर में, जैसे होता है मम्मी के हाथों में, वो तिजोरी होती है, बैंक होती है, घर की बैंक वही होती है।
पिताजी को भी अगर 5 रुपए का कुछ लेना आइटम तो पहले मम्मी से कहेंगे 5 रुपए लाओ। हाँ, अब उनकी इच्छा होगी तो देंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं देंगे। हाँ, होता है ऐसा, सच बता रहे हैं। हाँ, जब देखो पैसे मांगते रहते हैं, और जबकि लेना रोज पापा आके देते हैं वहीं को। लेकिन हाँ, ये मैनेजमेंट है सर, ये मैनेजमेंट है। पहले सिखाया जाता है, जब आपका शादी विवाह होगा तो उसमें सिखाया जाता है कि हम अपने पैसे कमा के तुमको देंगे, और जब हम तुमसे मांग करें तुमको गरिया के भगा देना। ये मैनेजमेंट है। और क्या, तभी तो होगा नहीं। हमारा पैसा होता है ना कि हमारी बिल्ली हम ही से माऊ। हाँ बिटिया, क्या कहते हैं आप, ऐसे कहावत है कि नहीं है आपके? हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊँ। हाँ, क्या सुना आपने? इनकी कहावत है बिटिया, इसमें कहा ठोक रही हो। कह रहे हमारी बिल्ली हम ही से ब्याह। कोई बात नहीं, आपकी बिल्ली आपको मुबारक हो, म्याऊ वाली भाऊ वाली। हमारी बिल्ली हमारी म्याऊ को मुबारक हो। चलिए आते हैं मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो धन विधेयक के मामले में ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति की एसेंट चाहिए, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला मामला, पावरफुल हाउस कौन सा है सर? धन विधेयक के मामले में, मनी बिल के मामले में लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। ऐसे आप बना लीजिएगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैथ पढ़े होंगे। लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर होती है, लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर होती है। क्लियर? तो मामला क्या है, लोकसभा इज मोर पावरफुल। यानी कि इवन ये कह सकते हो कि राज्यसभा के पास तो पावर ज्यादा होती क्या है, 14 दिन के अंदर उसको बिल को पास करना होता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, अगर बिल को पास करके राज्यसभा में भेजा गया है तो राज्यसभा के पास केवल और केवल बस ये अधिकार है कि उसे 14 दिन तक अधिकतम रोक सकता है, और अगर उसने 14 दिन के अंदर नहीं पास किया तो अपने आप मान लिया जाएगा पास। बेटा बाय बाय टाटा। चलिए ठीक है, राज्यसभा के मामले में यहां पर लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। क्या ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था क्या इस सेशन में है? इमेजिन करो, जब लोकसभा इतना पावरफुल है, राज्यसभा कोई वैल्यू नहीं, तो ज्वाइंट सेशन बुला करोगे क्या? ऑलरेडी पास हो रहा है बिल वहां से। यानी कि यहां पर व्यवस्था नहीं इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? क्वेश्चन पूछ लेगा, या किस विधेयक के मामले में धन विधेयक आपका संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? तो ध्यान रखना है आपको। क्लियर? अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए, क्या राष्ट्रपति इस मामले में वीटो पावर प्रयोग कर सकता है? सेंस वाला लगाओ, सेंस दिमाग। क्यों सर? जब खुद ही साइन करके वो कह रहा है, प्रपोजल प्रस्तुत करा रहा था, तो अपने साइन को, रिकमेंडेशन को कैसे कैंसिल करेगा वो? मुद्दा इज दैट वन कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन स्पेशल कंडीशन भी होती हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है वो जरूरत पड़ने पे, और किया गया है, लेकिन वो सरकार के कहने पे करेगा। कैसा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, और ऐसा ही हुआ है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लग गया। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि किसी भी सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। अब सरकार को चलाने के, देश राज्य को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास? सेंटर के पास हो जाएगी। प्रेसिडेंट रूल के मामले में केंद्र चलाएगा, सेंटर चलाएगा। बेटे तुमको कुछ समझ में आती है हमारी बातें जो मैं सब बोलता हूँ? अच्छा नहीं, वही ऐसा क्या मतलब, समझ में आता कि नहीं आता? मतलब कहीं इतने विधेयक, मेजोरिटी, ये सब पढ़ा रहे हो क्या है? तो उस मामले में उत्तर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास? सेंटर के पास है। तो सेंटर मान लिया पैसा पास करना चाहती है उत्तर प्रदेश के लिए, कर रही है पैसा। उसने मनी बिल के रूप में पैसा पास कर दिया, 50 करोड़ का फंड एक पारित किया, और उसके बाद पता लगा इलेक्शन हो गया और किसी सरकार की गवर्नमेंट आ गई। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और हुई है। पंजाब में यही होता रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टाइम पीरियड में हुआ है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब बताइए, 50% उत्तर प्रदेश को देने का लॉजिक बनता है, लेकिन बिल तो पारित हो चुका है, पैसा रिकमेंड हो चुका है, और मनी बिल है, वापस होता नहीं ऐसे नॉर्मली। राज्यसभा के पास पावर नहीं, कैंसिल करा दे, तो पास हो चुका है। इस मामले में सरकार ये रिकमेंड करेगी किसको? राष्ट्रपति से, कि सर आप एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हो, इसको परमानेंट रोक दीजिए, और पेंडिंग पड़ा रहेगा, रोक दिया जाएगा, वहां से कैंसिल किया जा सकता है मनी बिल। ये एक मामला है, इसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, बेसिकली ये फैक्ट ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया? मतलब आपका धन विधेयक क्लियर है, आपका सहमति चाहिए, लोकसभा इसकी पावरफुल होती है ज्यादा, लोकसभा में प्रस्तुत किया सकता है, ज्वाइंट सेशन हो नहीं सकता, वीटो पर प्रयोग नहीं हो सकता। अब चाहे आप धन विधेयक में अलग अलग पॉइंट लिख लो, लेकिन हम लोग डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। आइए भैया जी, वित्त विधेयक के मामले में, वित्त विधेयक के मामले में, जब वित्त विधेयक में मामले की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहली क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत है वित्त विधेयक के मामले में? रिकमेंडेशन नहीं, कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है।
किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्वेश्चन ये। फाइनेंस बिल को बोलते हैं मनी बिल। इसका किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, आर्टिकल 117 का 1, मतलब 117 ही है वो, एग्जैक्टली 1 है। तो क्या राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत है? नहीं। सदन में प्रस्तुत करेंगे, किस सदन में प्रस्तुत करेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में? फाइनेंस बिल है, वित्त विधेयक है, किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, पावर बताइए, किस सदन के पास पावर है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो लोकसभा के पास ज्यादा ताकत होगी, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन आप गलत सोचते हैं। वित्त विधेयक के मामले में ये जरूर है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन दोनों के पास राइट बराबर होंगे। राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा होती है सर, क्लियर। अगला, क्या इस मामले में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है वित्त विधेयक में? सोच बताइए, ज्वाइंट सेशन बुला सकते हो वित्त विधेयक के मामले में? और सेम है तो बुला सकते हैं। नो। क्या सर वीटो पावर प्रयोग कर सकता है वित्त विधेयक के मामले में? क्या राष्ट्रपति वीटो पावर प्रयोग कर सकता है? कर सकता है। ये बेसिक फैक्ट इसके हैं सर, ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन यहां से आएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो प्रस्तुत सिर्फ लोकसभा में क्या सकता है, मनी का मामला है ना सर, पैसे वाला यहां भी, और लेकिन पावर दोनों का है। आइए जरा संविधान संशोधन की ओर चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की ओर अगर देखेंगे तो क्या राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत है? नहीं, नो, राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं है। अच्छा, सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन का मतलब कोई अगर संविधान में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ये मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो भैया उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत नहीं है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये चेंजमेंट जो करने का काम होता है संसद करती है। तो सदन में प्रस्तुत किसमें करोगे, लोकसभा पावरफुल होगी इस मामले में कि राज्यसभा होगी? तो इस मामले में दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे तो आप लोकसभा में लेके आ जाएं और आप चाहे तो राज्यसभा में लेके आ जाएं, यानी कि दोनों में बराबर अधिकार है, दोनों को अधिकार है। जिस भी सदन में पास होगा विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे ना यहाँ पे, और विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन में मेजोरिटी और सभी लोग सहमत है, पूरा देश सहमत है उस बात को लेकर के, अगर आप सदन में सहमति दे देते हैं तो सर क्या पावर होगी लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में से किस हाउस के पास? अगर संविधान संशोधन की बात आ रही है तो बहुत ही संगीन मुद्दा है, तो यहाँ किसी हाउस को पावर नहीं दी गई, दोनों को बराबर दी गई है। हो सकता है लोकसभा इस पावर का मिसयूज कर ले, उसके पास मेजोरिटी हो, उसे संविधान में संशोधन कर दिया। अगर आप कर रहे हैं संविधान में संशोधन तो आपको राज्यसभा को भी उतनी पावर दी गई है, वो चाहे तो रुक सकता है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा है और लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है आपको, अगर लोकसभा ने बिल को पारित किया संविधान संशोधन और राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो उसे कैंसिल माना जाएगा कि आगे प्रक्रिया होगी? कुछ कोई प्रक्रिया नहीं होगी, खत्म, बाय बाय टाटा। अगर राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया और लोकसभा ने उसे कैंसिल कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन संविधान संशोधन करना है और बड़ा विशेष मुद्दा है, तो क्या ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हो? क्या संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सर यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता है, मुद्दा तो यही है ना, संविधान में अगर एक भी हाउस असहमत है, सहमत नहीं है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, मुद्दा ये है। यानी कि ज्वाइंट सेशन बुला लोगे तो सर लोकसभा तो आसानी से पास करा लेगी वो। मुद्दा ये है कि अगर एक भी हाउस नाराज है, इस बात के लिए सहमति नहीं दे रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, संशोधन नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हमने माना कि राष्ट्रपति के पास पहुंचने से पहले लोकसभा में पास हो गया संविधान संशोधन विधेयक, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, क्या राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो पावर का मतलब लगा करके विधेयक को रोकना कि तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो या इस पर विचार करो, क्या राष्ट्रपति इस पर वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर प्रयोग करने की राइट नहीं है। यानी कि जब संविधान को संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा ने कर दी है तो राष्ट्रपति को साइन करना होगा, वो रोक नहीं सकता है, यानी कि वीटो पावर यहां पर नहीं दी गई है।
इस प्रकार अगर आप देखें तो पूरे के पूरे विधेयक आपके यहाँ पर एक ही टेबल में आ गए हैं। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, वरना आप एक बार इसको थोड़ा सा रिमाइंड करिए, रिवीजन करिए बैक से, और फटाफट सारे पॉइंट आप एक साथ कर लीजिए। देखिए 20 फैक्ट तो क्लियर कट आपके सामने लिखे हैं, ये 20 फैक्ट है, 20 क्वेश्चन एक तरह से बन रहे हैं अलग अलग टाइप से। क्या कह रहा है सर, साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती है। सदन की प्रस्तुत में लोकसभा और या राज्यसभा किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। पावर के मामले अगर देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर होती है। ज्वाइंट सदन के मामले में देखेंगे तो बुलाया जा सकता है और राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। मनी बिल में आइए, सहमति की जरूरत पड़ती है, एक्चुअली में रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है हाउस में, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और मनी बिल के मामले में लोकसभा ज्यादा ताकतवर होता है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है ही नहीं और वीटो पावर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फाइनेंस बिल में आइए, सहमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सदन में लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, याद रखिएगा। पावर दोनों हाउस के पास बराबर होती है, संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था नहीं है और वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में बात करें अगर हम, तो संविधान संशोधन विधेयक में तो सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। पावर के मामले में देखेंगे तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के पास सेम पावर होती है, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और अगर दोनों सदन ने पास कर दिया है तो राष्ट्रपति से रोक नहीं सकता है। यहां तक किसी को कोई समस्या दुख तकलीफ हो तो बताइए, वरना आगे बात करें। 14 दिन मैक्सिमम। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, धन विधेयक जो होता है वो 14 डेज अधिकतम है। अधिकता इसके पास समय सीमा कितनी है आपकी, 14 दिन है, यानी कि धन विधेयक जो है वो 14 दिन के अंदर पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में भी लिख लीजिएगा आर्टिकल यहाँ पर 368 साधारण विधेयक के बारे में कहा दिया गया, जबकि पहले भी लिख चुके हो, लेकिन यहाँ आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। हाँ, संविधान संशोधन, और कुछ बोल गया था क्या मैं, क्या साधारण, सॉरी संविधान संशोधन के मामले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका, और ये साधारण विधेयक को 6 महीने, साधारण विधेयक को हाँ 6 महीने तक, और इधर विधानसभा में जब होता है तो 3 महीने, और एक जब 4। हाँ, मतलब अगर कोई विधेयक फॉर एग्जाम्पल साधारण विधेयक है 6 महीने, 6 किसके, हाँ 6 महीने, 6 महीने उसके बाद रिकमेंडेशन पहुंच जाएगा। मुद्दा क्या है, साधारण विधेयक, भैया जी ये कहना चाह रहे हैं कि साधारण विधेयक को राज्यसभा लोकसभा ने पारित कर दिया, अब राज्यसभा पहुंच गया, राज्यसभा नहीं पास कर रहा है, तो कितने अधिक समय तक रोक सकता है, 6 माह तक, 6 मंथ तक मैक्सिमम है, और 6 महीने तक अगर नहीं पास कर रहा है उसके बाद ज्वाइंट सदन व्यवस्था बुलाने की है, पहले से नहीं बुला पाएंगे आप, उसके बाद राइट है। लेकिन यही अगर विधानसभा और विधानमंडल में आ जाएंगे, विधान परिषद में आएंगे, तो विधानसभा अगर किसी विधेयक को पास कर देता है तो विधान परिषद में जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो 3 महीने तक रोक सकता है वो, लेकिन इसके बाद 1 महीने का एक्स्ट्रा पावर और दिया गया है, 1 महीने तक और रोका जाएगा, लेकिन अगर फिर 1 महीने बाद वो कंप्लीटली पास ही मान लिया जाएगा। यहाँ ज्वाइंट सदन नहीं होता है हाउस में, स्टेट में, यहाँ होता है। मुद्दा ये है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बढ़िया, छप गया दिमाग में, बस ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या टाइम हो रहा है सर?